बीजेपी ने जिस तरह से पार्टियों में तोड़फोड़ की, अजीत दादा पवार साहब को बोलते थे देवेंद्र फडणवीस चक्की पीसिंग एंड पीसिंग एंड पीसिंग एंड पीसिंग। आज उनके साथ वो उप मुख्यमंत्री हैं। मेरी राजनीति बहुत पर्सनल है। मैंने जो सहा है जिंदगी में, जो संघर्ष किया है, मैं चाहता हूँ कि अणुशक्ति नगर का एक जनता को संघर्ष से दूर रखूं और उनके लिए जो भी कर सकता हूँ बेहतर से बेहतर वो। जो भी आदमी सच में धार्मिक है वो कभी भी दूसरे धर्म से नफरत नहीं करता। पूरे महाराष्ट्र में दोबारा छत्रपति शिवाजी महाराज, बाबा साहब अम्बेडकर का जो महाराष्ट्र है उसकी जो अस्मिता लूटने का काम ये सरकार महायुति की कर रही है, उसको वापस लाएंगे। लेकिन महाराष्ट्र के साथ जो धोखा हुआ है पिछले 2.5 सालों के अंदर, असली शिवसेना नकली शिवसेना बनी तोड़ के, असली एनसीपी को तोड़ के एक नकली एनसीपी बनी, और वो बनने के बाद महाराष्ट्र में सिर्फ लूट हुई। अडानी की मदद की गई, अडानी को पूरा धारा भी दे दिया गया। सबसे बड़ी बात उसमें ये निकल के आती है कि छत्रपति शिवाजी महाराज और बाबा साहब अम्बेडकर, ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले का ये महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में कभी इस तरह का गंदापन नहीं हुआ जिस तरह का गंदापन पिछले 2.5 सालों में देखा गया। समझ में नहीं आता कौन किसके साथ है। हम मुद्दों के साथ चुनाव में उतर रहे हैं। हमारे मुद्दे ये हैं कि जो महाराष्ट्र की अस्मिता के साथ खिलवाड़ हुआ है उन मुद्दों पे हम जम के लड़ाई लड़ेंगे। और जनता ने ये देखा है कि जितनी स्टेबिलिटी महाराष्ट्र की राजनीति में, सुबह कोई मुख्यमंत्री बनता था, शाम को कोई बनता था, परसों कोई बनता था, एक दिन में 3 खबरें आ जाती थी। एक वक्त तो ऐसा हुआ कि सुबह सुबह न्यूज़पेपर छप गया कि ये साहब मुख्यमंत्री बने, उसके जब तक सुबह हुई 6 बजे कोई और मुख्यमंत्री बन गया। तो बहुत सारी चीज़ें हैं और मुझे ऐसा लगता है कि चुनाव का इंतज़ार अक्सर जो है नेता करते हैं, जर्नलिस्ट करते हैं, लेकिन इस बार चुनाव का इंतज़ार जनता कर रही है। लेकिन जिस तरीके से सना मलिक है वो लगातार दावे कर रही है, वो कह रही है जो काम किए हैं काम पे वोट होगा इस बार। देखिए, अगर काम किए होते तो भारत नगर में आज भी पानी की समस्या नहीं होती। अगर काम किए होते तो चीता कैंप में कोई मैटरनिटी सेंटर होता। अगर काम किए होते तो कोई स्कूल बना होता। देखिए, आमदार का काम सिर्फ कमीशन लेना नहीं होता है। आमदार का काम गली और नुक्कड़ साफ कराना नहीं होता है। आमदार का काम ये होता है कि कुछ पॉलिसी इंटरवेंशन करे वो। आमदार का मतलब होता है विधायक, एमएलए। महाराष्ट्र में उसको आमदार बोलते हैं, क्योंकि आप दिल्ली से आए इसलिए आपको बोल रहा हूँ। यहाँ पे आप अभी मेरे साथ घूमे, आपने हालत देखी कि किस तरह की हालत हमारे इलाके की है। मैं 2016 से अणुशक्ति नगर का मैं रह रहा हूँ और नवाब भाई कुरला के हैं, सना जो है कुरला में रहती हैं। मुझे लगता है कि इस बार अणुशक्ति नगर के लोगों ने डिसाइड किया है कि लोकल आमदार देंगे जो हमारे बीच का हो। और हमारे बीच के साथ साथ मेरा एक विजन है, मेरा एक सपना है। रोजगार को लेके कोई काम नहीं हुआ, जबकि यहाँ पर 4 बड़ी कंपनियाँ हैं, बीपीसीएल, एचपीसीएल, अपना आरसीएफ। इन तमाम कंपनियों में एक नौकरी हमें नहीं मिलती, हमारे लोगों को नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि उस तरह की स्किल जो है वो हमारे बीच में शायद डेवलप नहीं की गई, जो कि एक एमएलए कर सकता था, एक स्किल सेंटर बना सकता था, लेकिन नहीं बनाया गया। उसमें प्रदूषण तो हमें मिला लेकिन नौकरी हमको नहीं मिली। ऐसे क्या मुद्दे हो सकते हैं जो पिछले यहाँ पे काम नहीं हुआ हो, जो आप मुद्दे उठाना चाहते हैं अपनी विधानसभा के लिए? देखिए, मैं सबसे पहली बात ये कह रहा हूँ कि आप कोई मुझे अपने 3 काम बता दीजिए जो आपने किए हों, जो पॉलिसी। आप ये मत बताओ कि मैंने नाली साफ करी, गटर साफ किया। आपने जो काम होने थे, आपने कब्रिस्तान का काम होना था वहाँ पे, उसमें कमीशन खोरी करी। असल में यहाँ पर इन्होंने किया कि नवाब भाई जो है वो डायरेक्ट किसी के लिए एक्सेसिबल नहीं है, क्योंकि नवाब भाई ये बोलते थे कि मैं शरद पवार साहब जैसा नेता हूँ तो मुझसे डायरेक्ट मत मिलो। कहाँ शरद पवार साहब, जो इस उम्र में भी हम नौजवानों से ज़्यादा मेहनत करते हैं, उन्होंने अपने बीच में दलालों की एक लंबी फहरिस्त जो है लगा के रखी थी। नवाब भाई ने कभी भी अपनी पार्टी के लिए यहाँ कुछ नहीं किया। कभी भी नवाब भाई एक भी कॉरपोरेटर जिता के नहीं लाए अपनी पार्टी का। इसलिए नहीं लाए क्योंकि उनको पसंद ही नहीं है कि कोई आदमी बढ़े, कोई आदमी जो है बड़े और इलाके के लिए काम करे। तो मुझे ये लगता है कि आप खुद घूमिए। एक नेता होने के नाते तो मैं बहुत सारे मुद्दे बता रहा हूँ, लेकिन आप खुद घूमिए, आपको कोई मैटरनिटी सेंटर नहीं बनेगा, कोई नवाब भाई के द्वारा बनाया हुआ कोई स्कूल आपको नहीं मिलेगा। और अब तो नवाब भाई चुनाव भी नहीं लड़ रहे हैं, क्योंकि अब तो मेरी बहन सना मलिक चुनाव लड़ रही है। और मेरी बहन से मुझे सिर्फ एक ही गिला है, एक ही शिकवा है कि तुम बीजेपी में क्यों चली गई। तुमको तो सबने वोट बना के तुम्हारे वालिद को 2-2 बार जिताया था। नवाब भाई जब पिछला चुनाव लड़े थे तो वो एक ही बात बोल के चुनाव लड़ते थे, देखो काते जीत जाएगा, काते जीत जाएगा, काते जीत जाएगा। आज वो काते के साथ अलायंस में है।
काते साहब जो थे वो 2014 से 19 तक यहाँ विधायक थे। नवाब भाई 2014 में हार गए थे और 19 में वो सिर्फ इसी मुद्दा को लगा के चुनाव लड़े थे कि काते जीत जाएगा। तो मुझे क्या लगता है कि अब ये वक्त आ गया है कि अब जनता इस बात का जवाब देगी कि आखिर आपको ऐसी कौन सी हो। वो एक बात बोल रहे हैं मेरी मजबूरी थी बीजेपी ज्वाइन करना, ठीक है, आपकी मजबूरी थी, जनता की क्या मजबूरी है? जो लोग हमारे बारे में ये बोलते हैं कि हमको मस्जिदों में घुस के मारेंगे, वो आपके अलायंस पार्टनर्स हैं। जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करते हैं उनको आपकी सरकार मदद करती है। मैं अणुशक्ति नगर की जनता से यही कहना चाहता हूँ, मैं एक सपना लेके निकला हूँ। मेरा सपना है कि जो जिंदगी मैंने जी है, जो संघर्ष मैंने किया है, मैं उन संघर्ष करने वालों की जिंदगी को बेहतर बनाऊं। आज भी राइट टू लाइफ एक फंडामेंटल राइट है और राइट टू वाटर उससे अटैच्ड है। हमारे इलाकों में मैंने जैसे पहले भी बोला कि पानी की आज भी ऐसे इलाके हैं जहाँ पानी नहीं है। रिहेबिलिटेशन का अड्डा है, जैसे ही कोई प्रोजेक्ट बनता है सरकार का तो वो लाके उनको अणुशक्ति नगर में बसा दिया जाता है। उनकी बिल्डिंग्स की इस तरह की हालत है कि जितना मैं आपको बताऊं, आप ये देखोगे कि ना तो बीएमसी वहाँ काम करती है, ना एमएमआरडी काम करती है। तो मुझे लगता है कि मैंने अपनी ज़िंदगी में जितनी पढ़ाई की है उस पूरी पढ़ाई का इस्तेमाल करके मैं ऐसे पॉलिसी इंटरवेंशन करूँगा कि अगर मुझे जनता मौका देती है और ख़ासतौर से महाविकास अघाड़ी की सरकार को मौका देती है, हम पूरे महाराष्ट्र में दोबारा छत्रपति शिवाजी महाराज, बाबा साहब अम्बेडकर का जो महाराष्ट्र है उसकी जो अस्मिता लूटने का काम ये सरकार महायुति की कर रही है उसको वापस लाएंगे। लेकिन नवाब मलिक एक बड़ा नाम, 2 बार के मंत्री रहे हैं, आप सना मलिक आपके टक्कर में हैं, तो क्या लग रहा है किस तरह का चुनाव देख रहे हैं? ये बेसिकली चुनाव ऐसा है कि नरेंद्र मोदी भी बहुत बड़े नेता थे, 56 इंच की छाती थी, भगवान का जो है वो मुझे लगता है कि उनके नेता कहते थे कि वो भगवान का एक अवतार हैं। वो 400 पार का नारा लेके चले थे, 240 पे निकले। नेता बड़ा छोटा नहीं होता, नेता जनता में अपनी क्रेडिबिलिटी बनानी पड़ती है और क्रेडिबिलिटी जो होती है वो आपकी विचारधारा से बनती है। आपने वो क्रेडिबिलिटी खो दी इस चुनाव में। जिस तरह से आपने बीजेपी ज्वाइन की, मान लिए आपको जेल में डाला गया, मैं मानता हूँ, मुझे नहीं पता गलत डाला गया या सही वाला डाला गया, मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं होगी, ये मैटर सब जुडिस है। आप जेल गए, जेल जाने के बाद आप आके बीजेपी ज्वाइन कर लिए बेल लेने के लिए। संजय राउत भी तो जेल गए थे, संजय राउत जी जेल गए थे, शिवसेना के बड़े नेता हैं। एनसीपी शरद पवार साहब जिन्होंने मुझ पे भरोसा किया है, उसके एक बड़े नेता अनिल देशमुख जी जेल गए थे। उन लोगों ने अपनी विचारधारा, आप नवाब भाई ने अपनी पूरी क्रेडिबिलिटी खो दी, जो पहचान थी उनकी वो पहचान उन्होंने खो दी। और मुझे लगता है कि जनता की कोई मजबूरी नहीं है कि वो बीजेपी को वोट दे। क्यों दे बीजेपी को वोट? और बीजेपी जब मैं बोलता हूँ तो ऐसा नहीं है मैं मुसलमान होने के नाते बोल रहा हूँ, नहीं, मैं बोल रहा हूँ भारत का एक नागरिक होने के नाते, मैं बोल रहा हूँ महाराष्ट्र का एक वोटर होने के नाते। बीजेपी ने जिस तरह से पार्टियों में तोड़ फोड़ की, अजीत दादा पवार साहब को बोलते थे देवेंद्र फडणवीस चक्की पीसिंग एंड पीसिंग एंड पीसिंग एंड पीसिंग, आज उनके साथ वो उप मुख्यमंत्री हैं। अजीत दादा पवार पूरे महाराष्ट्र में जाते हैं, बोलते हैं लाडली बहन योजना, लाडली बहन योजना। ये वही लाडली बहन योजना की बात करने वाला व्यक्ति है जो अपनी बहन सुप्रिया सुले का भी नहीं हो पाया। और सुप्रिया सुले जी का इतना बड़ा दिल कि वो ये कहती थी मंचों से कि क्या चाहिए था तुमको, बताओ क्या। प्रदेश अध्यक्ष वो थे, सरकार नहीं होती थी तो लीडर ऑफ अपोजिशन वो बनते थे, जब सरकार होती थी तो उप मुख्यमंत्री वो बनते थे, सब कुछ तो उनके पास था, उनको और चाहिए क्या था। तो बहुत सारी चीज़ें हैं और मैं यही कहूँगा अणुशक्ति नगर के मतदाताओं से, आपको किसी के डर या भय में वोट नहीं देना है। ये सवाल हमारे बच्चों के भविष्य का है, हमें अपने बच्चों का भविष्य बनाना है। और मैंने इस बात की मैंने कसम खाई है कि मुझे जब तक लोगों की जिंदगियां मैंने बेहतर नहीं बनाऊंगा, राजनीति मेरा धंधा नहीं है, राजनीति मेरा शौक है। राजनीति से मुझे एनर्जी मिलती है, लोगों की मदद करने से मुझे एनर्जी मिलती है। मैं डायरेक्ट एक्सेसिबल रहूँगा, सबसे पहली बात। मुझे बीच में कोई जनता से जो मेरा बीच में इंटरेक्शन पैदा करेंगे, मुझे ऐसे लोग नहीं चाहिए। मैंने अपने सारे कार्यकर्ताओं को बोला है कि मुझे 1-to-1 कनेक्ट होना पसंद है। आप आइए, मेरी एक टाइमिंग्स होंगी, जनता आएगी, मिलेगी, उनकी समस्याओं का हल किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे पास पूरी टीम है, नेता कभी अकेला नहीं बनता, हमारे पास एक टीम है जो मुद्दों की स्टडी करती है, मुद्दों को समझती है, फिर उन पे कैसे इंटरवेंशन करना है वो होता है। लेकिन फहद, आप लगातार जनता के बीच में जा रहे हैं, आप देख रहे हैं, लेकिन जनता के जो मेन मुद्दे हैं वो क्या हैं? देखिए, जनता के मुद्दे ये हैं कि आप किस तरह से 10 सालों में आपने क्या किया। जनता यही सवाल पूछ रही है और वो ये पूछ रही है कि हमने आपको इसलिए वोट दिया था कि आप बोल रहे थे कि हमको सांप्रदायिक ताकतों को हराना है, तो ये, और आज आप सांप्रदायिक ताकतों के साथ खड़े हुए हैं।
तो जनता इस बात को ये समझ चुकी है कि अब किसी भी तरह से हमें उन लोगों की सरकार भगानी है जो अपने आप को, जिन्होंने भगवान को भी लूटने से नहीं छोड़ा। और रही बात, देखो अक्सर ऐसा होता है मेरा नाम फहाद है तो ये कहना आसान है कि आप तो बीजेपी का विरोध ही करोगे। नहीं, ऐसा नहीं, हम मुद्दों पे विरोध करते हैं। हमारा मुद्दा ये है, मुसलमान से ज़्यादा सेकुलर कौन है इस देश के अंदर? मुसलमान तो हमेशा एक हिंदू को वोट करता है। बहुत कम ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं जहाँ मुसलमानों को टिकट मिलता है। तो ये वोट जिहाद नहीं है जो देवेंद्र फडणवीस कहते पड़ते हैं, ये वोट संविधान के लिए देते हैं। अनिल देसाई साहब हमारे MP हैं, आप उनसे जाके पूछिए और आपको वो बताएंगे कि किस तरह से मेरी मुसलमान बहनों ने, हिंदू बहनों ने उनके लिए रोज़े रखे थे। और अनिल देसाई साहब एक बेहतरीन MP बन के आने वाले दिनों में आपको दिखेंगे। लेकिन जिस तरीके से महाराष्ट्र में भी योगी आदित्यनाथ के पोस्टर दिखाई दिए, कटोगे तो बटोगे, क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? नहीं, बिल्कुल सही बोला उन्होंने कि अगर हिंदू मुसलमान बटेगा तो इस देश को काट दिया जाएगा। बिल्कुल सच बोला उन्होंने। हिंदू मुसलमान अगर एक रहेगा तो ये देश एक रहेगा, और हिंदू मुसलमान बटेगा तो जो नफरती संघी जो अपने आप को बोलते हैं कि हम ने हिंदुस्तान की, हमारा हिंदुस्तान है, इनसे पूछो कि जब तुम्हारा बाप अंग्रेज़ों के तलवे चाटता था तब हमारा बाप जो है फांसी के तख्ते को चूम के इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाता था। लेकिन जिस तरीके से रामगिरी महाराज का बयान भी आया और जिस तरीके महाराष्ट्र में भी इस तरह की पॉलिटिक्स हो रही है, हाँ तो महाराष्ट्र बिल्कुल यार, महाराष्ट्र ना, मतलब आप महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स अलग ही थी। इन लोगों ने उसको गंदा कर दिया। बताइए, किसी भी धर्म के बारे में, चाहे वो हिंदू धर्म हो या फिर आज जैसे दिवाली है, अगर राम जी के बारे में कोई गलत बोलता है तो मुझे लगता है उसको सलाखों के पीछे डालना चाहिए। अगर हमारे नबी के बारे में शान में गुस्ताखी होगी तो उसको भी सलाखों के पीछे डालना चाहिए। कानून का राज है, कानून से काम होना चाहिए। अब आप वन साइड हो रहे हैं, आपको लगता है कि हम मुसलमानों के नबी के बारे में कुछ भी बोल देंगे तो हिंदू खुश हो जाएगा। इनकी गलत फहमी है, हिंदू खुश नहीं होता। जो भी आदमी सच में धार्मिक है वो कभी भी दूसरे धर्म से नफरत नहीं करता। ऐसे क्या मुद्दे हैं अगर आप यहाँ से जीत के आते हैं जो आप बदलाव करना चाहते हैं अनुशक्ति नगर के? देखिए, सबसे पहले मैं स्किल डेवलपमेंट पे काम करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी है, मेरे पास एक कंपनीज हैं जहाँ पे मैं नौकरी, जब स्किल डेवलपमेंट होगा तो नशे की समस्या यहाँ पे कम होगी। जब स्किल डेवलपमेंट, हम नौकरियाँ दिलाने में सक्षम रहेंगे तो और कॉन्स्टिट्यूएंसीज के लिए मुश्किल होगा ऐसे नौकरियाँ जनरेट करना, लेकिन मेरे लिए आसान है। तब उनके अपने बच्चों को वो स्कूल भेजेंगे, जागरूकता आएगी। उसके बाद मैं कुछ बेहतर स्कूल्स बनाना चाहता हूँ यहाँ पे। और उसके बाद ये है कि कम से कम कोई ऐसा मैटरनिटी सेंटर हो जो महिलाओं की समस्याओं के लिए एक्सक्लूसिव हो, क्योंकि मैंने देखा है कि मेरी वाइफ कुछ टाइम पहले प्रेग्नेंट थी। ये बड़ा पर्सनल इशूज है। मेरे लिए राजनीति बहुत पर्सनल है। मैंने जो सहा है जिंदगी में, जो संघर्ष किया है, मैं चाहता हूँ कि अणुशक्ति नगर का एक जनता को संघर्ष से दूर रखूं और उनके लिए जो भी कर सकता हूँ बेहतर से बेहतर वो करूँ। लेकिन एक अफवाह भी फैलाई गई कि आपका जो फॉर्म है वो कैंसिल कर दिया गया है, क्या उसके पीछे हो सकता है? देखिए, असल में मुझे ये तो नहीं पता किसने अफवाह फैलाई थी, लेकिन जहाँ वो लोग जो खड़े होकर बोल रहे थे वो साफ साफ दर्शाता है कि नवाब भाई को ये कहा जाता है कि नवाब भाई ना इन सब चीज़ों में बहुत खिलाड़ी आदमी है। लेकिन मैं भी PhD किया हुआ व्यक्ति हूँ, और अगर नवाब भाई खिलाड़ी हैं तो मैं खिलाड़ी नंबर 1 हूँ। मैंने कोई भी ऐसी गलती अपने नॉमिनेशन पेपर में की नहीं थी और मेरे नॉमिनेशन पेपर बिल्कुल ठीक थे। अब मुझे अफसोस ये होता है कि एक हमारे पूर्व सांसद हैं भाजपा के, जिनको अब भाजपा नगर सेवक भी नहीं लड़ाना चाहती है, किरीट सोमैया। जो भाषा किरीट सोमैया बोलते हैं वही भाषा मेरी बहन शना मलिक बोलती है इनकम टैक्स फाइल नहीं किया। अरे मैं इनकम टैक्स फाइल करने के लिए एलिजिबल ही नहीं था, क्योंकि मुझे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कॉलरशिप मिलती थी। मेरी कोई इनकम ही नहीं थी तो मैं इनकम टैक्स कैसे फाइल कर सकता हूँ? और स्कॉलरशिप हमेशा जो है वो टैक्स एग्जेम्प्टेड होती है। तो इन्होंने बहुत कोशिश की, लेकिन यही है कि जिसके साथ जब मेरी बहनें, हिंदू बहनें प्रार्थनाएं मेरे लिए कर रही थी, मुसलमान मेरे लिए नमाज पढ़ रही थी, मेरे घर वाले, मेरे जितने भी अणुशक्ति नगर के लोग हैं, इनकी हार हुई है और ये बौखला गए हैं। इनको हार अपने नज़र के सामने दिख रही है और ये बिल्कुल बौखलाहट में है। 20 तारीख को क्या होने वाला है? 20 तारीख को वही होगा जो हमारे अणुशक्ति नगर की जनता तय करेगी। और लोकतंत्र में जो है जनता महत्व रखती है, वादे, नारे, इंसान, वोट, कुछ भी महत्व नहीं रखता जनता के सामने। तो मुझे लगता है कि 20 तारीख को जनता ये तय करेगी कि लोकल आमदार हो, पढ़ा लिखा आमदार हो और मुद्दों की समझ रखता हो, डायरेक्ट जनता के लिए एक्सेसिबल हो। ये इन सारी चीज़ों को लेके मुझे लगता है कि जनता एक बेहतर सरकार बनाने की तरफ, महाविकास आघाड़ी की सरकार बनने के लिए जो है प्रयत्न और मेहनत करेगी। लेकिन सना मलिक भी लगातार दावे कर रहे हैं, एक तरफा हम जीत रहे हैं, लोग सामने वालों की जमानत जब्त कर देंगे, ऐसा
हाँ, मतलब मुझे ये लगता है कि सना एक चुनाव कॉरपोरेशन का लड़ी थी और सना वो चुनाव भी हार गई थी, कॉरपोरेशन का चुनाव। असल में नवाब भाई सना के साथ बड़ा गलत करते हैं। एक बार उनको कॉरपोरेशन का चुनाव हारा, इस बार उनको पता था कि अणुशक्ति नगर से मैं हार रहा हूँ, तो वो चले गए आसिम भाई के सामने और सना को यहाँ पे छोड़ दिया। पता नहीं क्या है, मुझे समझ में नहीं आता। और बीजेपी से पूरी तरीके से एजेंट बन चुके हैं। अगर नहीं होते तो अबू आसिम आजमी साहब के सामने चुनाव क्यों लड़ते? ठीक, ये विधानसभा थी, यहाँ से चुनाव लड़ते हैं ना, यहाँ से विधायक हैं। नवाब भाई की बहन भी कॉरपोरेटर हैं, उनके भाई भी कॉरपोरेटर थे। मुझे लगता है शायद ये अच्छी चीज़ है, शायद वो अपने परिवार से बहुत मोहब्बत करते हैं और अपने परिवार से मोहब्बत करनी भी चाहिए। लेकिन राजनीति के अंदर अपने कार्यकर्ताओं को महत्व देना चाहिए, इलाके के लोगों को महत्व देना चाहिए। शायद वो कहीं ना कहीं मिसिंग है।